हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग हिंदी विद पूनम पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की पुस्तक स्पर्श का पाठ नए इलाके में और खुशबू रस्ते हाथ पढ़ेंगे, जो कि अरुण कमल जी द्वारा रचित है। तो इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। यहाँ पर शब्दार्थ जानेंगे। इलाका, क्षेत्र, अक्सर, प्राय, ताकता, देखता हुआ, ढहा, गिरा हुआ, फाटक, दरवाजा, ठमकता, डगमगाते हुए या रुक रुक कर चलना। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बस्तियों में तीव्र यानी कि बहुत तेजी से गति से हो रहे निर्माण को एक संकट के रूप में दर्शाया है। कवि किसी नई बस्ती में पहुंचता है तो प्राय रास्ता भूल जाता है। कारण यह है कि वहीं रोज नए नए मकान बन रहे हैं, इसलिए अपने आने जाने के रास्तों और ठिकानों तक पहुंचने के लिए जो निशान बनाए गए थे वे अब कहीं काम नहीं आते। वह अब काम बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि कवि उन निशानों को ढूंढता रह जाता है। ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था 1 मंजिला, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठमकता हूँ। कवि कहना चाहते हैं कि वह पीपल का पुराना पेड़ खोजता है या कोई टूटा हुआ घर और या जमीन का कोई खाली टुकड़ा ढूंढता है जहां से उसे बाएं हाथ की तरफ मुड़ना था, परंतु बहुत समय बाद न तो पीपल का पेड़ रहा, उसे लोगों ने उखाड़ दिया है, और न गिरा हुआ घर रहा, वहां किसी ने नए मकान बना लिया है। न जमीन का खाली टुकड़ा रहा, क्योंकि वहां भी किसी ने अपना घर, अपना मकान बना लिया है। अतः उसकी सारी पुरानी निशानियां गायब हो गई हैं। उसे याद था कि खाली प्लॉट के 2 मकान के बाद 1 मंजिला मकान था, जिसके बाहर बिना रंग वाला लोहे का फाटक लगा था, परंतु अब वह 1 मंजिला मकान 2 मंजिला हो गया है और उसका फाटक सज धज गया है। इसलिए वह अक्सर ठिकाना भूलकर या तो अपने घर से 1 आध घर पहले मुड़ जाता है या घर से 2 घर आगे पहुंच जाता है। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। शब्दार्थ जानेंगे। घट यानी कि घटना, घटित होना। स्मृति, यादें। बसंत एक ऋतु, बैसाख। भादो हिंदी में महीनों के नाम। डहा गिरा हुआ। आकाश, आकाश। यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाऊं और पूछूं क्या यही है वो घर। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी, डहा आ रहा आकाश। शायद पुकार ले कोई पहचाना, ऊपर से देकर आवाज। भावार्थ। कवि कहता है कि नई बस्ती में रोज ही कुछ नया बन रहा है, कुछ पुराना टूट रहा है। इस बदलते परिवेश के चलते हमारी स्मृतियां यानी कि यादें व्यर्थ हैं, उनका कोई लाभ नहीं। अर्थात इस दुनिया में ऐसा लग रहा है मानो पुरानी यादों को मिटाने की एक होड़ सी लगी है। यादें तो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती हैं। कवि को ऐसा लग रहा है कि मानो वह बसंत में गया और पतझड़ में लौटा है, या फिर बैसाख के महीने का गया, वह भादों के महीने में घर वापस आया है। भावार्थ। ऐसा प्रतीत होता है कि एक पल में कई सदियां गुजर गई। आज इस नई दुनिया में कोई अपनापन नहीं रह गया। उसकी इच्छा यानी कि कवि की इच्छा ऐसी होती है कि हर दरवाजा खटखटाकर पूछे कि क्या यह वही घर है जिसमें उसके परिचित रह रहे हैं।
आजकल की दुनिया में ऐसा लगता है मानो आकाश ढहा जा रहा है और ऊपर से पानी बहुत आ रहा है। वह ऊपर की ओर भी देखता है, यानी कि कभी जब बहुत तेज बारिश होती है तो ऊपर की ओर देखता है और आशा करता है, उम्मीद लगाता है कि कोई उसे पहचान कर पुकार ले, उसे आवाज लगा दे, कोई तो उसे आत्मीयता से दर्शाए, यानी कि कोई व्यक्ति उसे पहचान कर कहे कि आ जाओ, यही तुम्हारा घर है। आइए इसकी दूसरी कविता को पढ़ते हैं। खुशबू रचते हाथ। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते हैं टोले के अंदर, खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो शब्दार्थ जानेंगे। नाला गंदे पानी का बहने के लिए बनाया गया। रास्ता टोला या बस्ती। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुगंधित वस्तुओं का निर्माण करने वाले मजदूरों के जीवन का भावपूर्ण चित्रण करते हुए कहते हैं कि हमारे समाज के ये मजदूर व श्रमिक लोग स्वयं बदबूदार बस्तियों में रहते हुए भी संसार व लोगों के जीवन में सुगंध फैलाने वाली अगरबत्तियों का सृजन करते हैं। इन्हें अपने घर तक पहुंचाने के लिए कई नालों और कूड़े करकट के ढेरों का सामना करना पड़ता है, अर्थात ये लोग जो अगरबत्तियां बनाते हैं वो कूड़े करकट के पास रहते हैं। बदबू के मारे इनकी नाक फटने को हो जाती है, फिर भी ये उसी कूड़े के ढेर व नाले के समीप अपने टोले बनाकर रहने के लिए विवश हो जाते हैं, यानी कि एक समूह में रहने के लिए विवश हो जाते हैं। ऐसे वातावरण में रहते हुए भी ये लोग संसार को सुगंधित करने का कार्य निरंतर करते रहते हैं, यानी कि ये लोग मेहनत करके अगरबत्तियां बनाने का कार्य जारी रखते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, हाथ गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। भावार्थ जानेंगे। कवि मजदूरों की शारीरिक व मार्मिक स्थिति का चित्रण करता हुए कहता है कि दूसरों के जीवन में सुगंध फैलाने वाले मजदूरों के हाथ अपनी दुर्गति और जीने की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपना कार्य जारी रखते हैं। इन मजदूरों में कुछ बूढ़े लोग भी हैं जिनके हाथों की नसें कमजोरी के कारण स्पष्ट दिखाई देने लगी हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके नाखून तक काम करते करते घिस चुके हैं। भावार्थ। कुछ नन्हे बच्चे जिनके हाथ पीपल के पत्तों की तरह कोमल है, या फिर वे नवयुवतियों जिनके हाथ जूही की डाल की तरह खुशबूदार प्रतीत होते हैं, कालांतर में काम के बोझ से गंदे कटे और घाव वाले उनके हाथ दर्द के बावजूद अपने काम को निरंतर करते रहते हैं। भांति भांति के ये लोग भीतस जीवन परिस्थितियों के बाद भी वस्तुओं की रचना करते हैं। यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियों। इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात की रानी की अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी बदबू रचते रहते हैं, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। शब्दार्थ। मुल्क, देश। केवड़ा एक प्रकार का फूल जिसकी खुशबू बहुत तेज होती है। रात की रानी यानी कि रात रानी एक प्रकार का फूल है। भावार्थ। कवि यहाँ जीवन की विडंबना का यथार्थपरक चित्रण करता हुआ कहता है कि देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियां अगर इन्हीं मोहल्ले में इन्हीं गंदे लोगों के द्वारा दयनीय और विपरीत परिस्थितियों में बनती हैं। केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी जैसी अलग अलग से सब परिपूर्ण अगरबत्तियों का निर्माण इन्हीं गंदी बस्तियों में होता है।
स्वयं गंदगी में रहकर भी ये श्रमिक दूसरे के लिए खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और पूरी दुनिया में सुगंध फैलाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।